वनवा फिर से उस खाली घर में पहुंच गया। वो पिंजरे में बंद एक चूहे को देखकर सोचने लगा कि उसे इसे काटना होगा, लेकिन उसके पास काफी कम चूहे बचे हैं। वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 5 में से बस एक ही चूहा सरवाइव कर पाया है। तभी वहां ओबो आ जाता है। उसने बताया कि कल वाला चूहा 6 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए अब उनके पास बस एक ही चूहा बचा है। तभी वोनवा की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो ओबो जो घास लेकर आया था उसे देखकर पूछने लगा कि वो क्या है। ओबो ने बताया कि उसे कैनबिस कहते हैं। उसे गर्म करके पीने से पेट का दर्द कम होता है, साथ ही उससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन वोनवा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहने लगा कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ओबो भी पूछने लगा कि क्या हुआ। वोनवा उस पत्ते को उठाकर सरप्राइज्ड होते हुए सोचता है कि ये तो मैरिजुआना है। ये पक्का मैरिजुआना ही था। उसने सोचा नहीं था कि उसे ये ऐसे देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से इसकी साइज है, इसमें पक्का काफी सारा टीएचसी होगा। वनवा काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है कि अगर उसके पास मैरिजुआना है तो वो एनेस्थेटिक बना सकता है। वो जल्दी से एनेस्थेटिक बनाने लगा, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि ये कितना इफेक्टिव होगा। वो ईवल स्माइल देते हुए चूहे को बिना शर्माए उसे खाने को कहता है। उसे खाते ही चूहा तुरंत बेहोश हो गया। वो उसे पोक करके देखने लगा। कुछ ना होने पर उसने दोबारा जोर से पोक किया। वो अपना कान चूहे के पास ले जाकर ध्यान से सुनता है और खुश होते हुए बताता है कि ये अभी भी सांस ले रहा है। फिर वो अपना मास्क लगाकर आंखों में ईविल लुक लिए नाइफ के साथ तैयार हो गया। ओबो भी उसे ऐसे देखकर डर जाता है। वोनहवा ने चूहे को काटना शुरू किया। ओबो ने अपनी जिंदगी में पहली बार चूहे के इंटेस्टाइन देखे। वो कहने लगा कि ये इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है, बस साइज एंड लेंथ ही अलग है। काटने के बाद वोनहवा ने उसे टांके लगाकर स्टिच कर दिया। वो अपना मास्क निकालते हुए चैन की सांस लेता है और बताता है कि उसका काम हो चुका है। अब उन्हें बस चूहे के उठने का इंतजार करना है। कुछ घंटे बीतने के बाद वो चूहा होश में आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। उसे देखते हुए ओबो ने कहा कि ये तो उठ गया। वोनहवा भी उससे अग्री करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये चूहा उसे ही क्यों घूर रहा है। वोनहवा ने बताया कि अब उसे बस यही काम 10 बार और करना है। ओबो ने कहा कि इसके लिए तो उन्हें काफी सारे चूहे चाहिए होंगे। वोनहवा ने उसे बताया कि वो उसे इस काम के लिए और पैसे देगा। ओबो भी हंसते हुए मान जाता है। तभी दरवाजे से एक छोटी बच्ची अंदर आती है। उसने पूछा कि वो फिजिशियन ही है ना। वोनहवा उसे हाँ में जवाब देता है। वहीं ओबो उस लड़की को मिन आह कह के बुलाता है। वो लड़की उदास होते हुए थोड़ा हिचकिचाती, लेकिन फिर रोते हुए वोनहवा से अपनी माँ को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसने रोते हुए कहा कि अगर वो उसकी माँ को ठीक कर दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। उसे जल्दी से कपड़े सिलना और धोना भी आता है। वोनहवा उसे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगता है। ओबो उस लड़की को शांत कराने की कोशिश करता है। वहीं वोनहवा पीछे एक कपड़ा बिछाने लगता है। वो मुस्कुराते हुए ओबो से मिनाह की माँ को ले आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उनकी पल्स चेक करते हुए वोनहवा बताता है कि उन्हें बस थोड़ा कॉफ है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्हें किसी भी ट्रीटमेंट या दवाई की कोई जरूरत नहीं है। वो लेडी और मिनआह दोनों ही उसे थैंक यू कहने लगते हैं। उस लेडी की हालत देखकर वोनहवा ने सोचा कि उसे इन्फेक्शन या बुखार कुछ भी नहीं है, इसलिए ये न्यूमोनिया नहीं हो सकता। ये पक्का उसे कमजोरी की वजह से हुआ है, वरना किसी के हाथ इतने पतले कैसे हो सकते हैं। वो लेडी उसे बताने लगती है कि वो उसे किसी दिन फीस पक्का दे देगी। वनवा अपनी जेब से कुछ निकालते हुए कहता है कि वो उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देगा। उसने मुस्कुराते हुए उस औरत के हाथ में एक सिल्वर कॉइन रखते हुए कहा कि इससे 2 महीनों तक अच्छे से खाना, यही प्रिस्क्रिप्शन है। ये देखकर वो लेडी हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो काफी सॉरी फील करेगी। वनवा उसे कहता है कि अगर उसे सॉरी फील हो तो उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। वो चाहे तो किसी दिन उसे पैसे वापस कर सकती है। मिनआह उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। वो लेडी घर जाते वक्त फिर से उसे शुक्रिया कहती है। वोनहवा उन्हें गुड बाय कहता है। ओबो कहता है कि वो सही में एक ग्रेट फिजिशियन है। वोनहवा ने कहा कि वो सिर्फ लकी था कि उसके पास उनकी मदद करने के लिए पैसे थे। ओबो ने बताया कि पर फिर भी इससे माइना को काफी मदद होगी। वोनहवा ने बैठते हुए कहा कि वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। इससे मदद पाने वाले और मदद करने वाले दोनों को ही दिक्कत होगी। सबसे जरूरी काम उन्हें अपने आप जिंदगी जीने के लिए एबल बनाना होगा, लेकिन ऐसे वक्त में यह थोड़ा मुश्किल भरा काम है। ओबो ने कहा कि लेकिन अगर वो थोड़ी मेहनत करे और एफर्ट डाले तो ये हो सकता है। वोनहवा ने बताया कि यह मेहनत करने से सॉल्व हो जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले दुनिया को वैसा बनाना पड़ेगा, या फिर कम से कम ऐसी दुनिया जहां कोई वॉर ना हो। ओबो ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसकी बात वोनहवा को इडियट जैसे लग सकती है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि दुनिया वैसी जरूर बनेगी। अगर वो खुद वोनहवा की तरह बन पाए, अगर और लोग भी वोनहवा की तरह बन पाए, तो दुनिया जरूर बदलेगी।
वोनवा कहने लगा कि दिन दहाड़े ऐसे सपने देखने वालों का तो वो खुद भी इलाज नहीं कर सकता। ओबो उसकी बात से चिढ़ जाता है। वोनवा मुस्कुराते हुए उसे देखता है और खड़ा होकर बताता है कि वो खुद भी कोई इतना ग्रेट इंसान नहीं है, पर उसे उम्मीद है कि ओबो का सपना पूरा हो जाए। उसे भी उम्मीद है कि ये दुनिया चेंज हो, और इसीलिए वो उससे पूछना चाहता है कि क्या वो उसके असिस्टेंट की तरह काम करना चाहेगा। ओबो ने पूछा कि असिस्टेंट। वोनवा वहां से जाते हुए कहने लगा कि अगर वो नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वोनवा जल्दबाजी में कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बनना चाहता है, वो बनेगा। वोनवा ने उसे देखते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी मरिजुआना की फील्ड में। ओबो कहने लगा कि लेकिन वो तो यहां से थोड़ा दूर है। वोनवा ने उसे आंख दिखाकर पूछा कि क्या वो नहीं आना चाहता। ओबो डरते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वोनवा ने घर से निकलते हुए कहा कि यह उसका असिस्टेंट के तौर पे पहला काम है। ओबो भी टोकरी लेकर उसके पीछे जाने लगा। वो बोलने लगा कि उनको शाम होने से पहले वापस आना होगा, लेकिन तभी वो अचानक से रुके हुए वोनवा से टकरा गया। उसने जब सरप्राइज्ड होकर वहां देखा तो वहां काफी सारे लोग खड़े थे। हर कोई किसी ना किसी तरह का इलाज करवाना चाहता था। वो सब एक साथ वोनवा से उनकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। वोनवा ने ओबो से पेशेंट्स को अंदर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सारे पेशेंट्स घर के अंदर खड़े थे। वोनवा उन्हें चेक कर रहा था, वहीं ओबो उसके काम में मदद कर रहा था। वो कई बार अपने काम में गलती भी कर देता, लेकिन शाम होते होते सारे पेशेंट्स का सही से इलाज हो गया। ओबो ने चैन की सांस लेकर बैठते हुए कहा कि ये तो काफी थका देने वाला था। उसने वोनवा से कहा कि वो वाकई ग्रेट है। उसने पहली बार वोनवा के जैसा कोई फिजिशियन देखा है। वहीं वोनवा उसे बच्चा कहकर ईवल लाफ दे रहा था। ओबो आगे बताता है कि विलेज के लोग उसके लिए काफी थैंकफुल होंगे। वैसे वो अभी क्या कर रहा है? वोनवा ने उसे ईवल लुक देते हुए कहा कि शाम होने को है। वैसे वो मैरिवाना की फील्ड कहाँ थी? ओबो बताने लगा कि अभी काफी लेट हो चुका है और वहां जंगली जानवर हो सकते हैं। वोनवा ने कहा कि तो फिर वो लोग बस फील्ड का लोकेशन देखकर वापस आ जाएंगे। ओबो भी उसकी बात सुनकर अनॉयड हो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें एक मैंशन दिखाया जाता है। यह मैंशन काफी बड़ा था। एक आदमी ने पूछा कि मरे हुए आदमी को बचाने से उसका क्या मतलब है। ड्रिंक करते वक्त यह काफी अच्छा मजाक है। इतना कहकर वो ड्रिंक करने लगता है। वहीं उसके सामने बैठा आदमी बताता है कि इस इंसिडेंट को 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यह पॉसिबल है कि यह एक फेक अफवाह हो, लेकिन अगर यह सच है तो उसे लगता है कि उन्हें उस आदमी का पता लगाना चाहिए। ड्रिंक पीते हुए आदमी ने पूछा कि क्या इसीलिए वो इतने दिनों से बाहर घूम रहा था? क्या उसे उस फिजिशियन के बारे में कुछ पता चला? खड़ा हुआ आदमी बताता है कि उसने कुछ रूमर्स सुने हैं और उसके हिसाब से वो एक 20 साल से भी कम उम्र का लड़का है। ड्रिंक करते हुए आदमी ने कहा कि अगर ये सच है तो वो पक्का एक ओल्ड इमॉर्टल होगा जिसने एक बच्चे का भेष लिया है। इस आदमी का नाम इंचो होता है और ये यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अगले दिन सुबह हमें फिजिशियन बॉन्ग का क्लिनिक दिखाई देता है। वोनवा उन्हें पहले ब्लड वेसल स्टिच करने के बारे में बताता है, फिर वो उन्हें सीपीआर के बारे में बताता है। उसने कहा कि वो उनको ये दोनों चीजें सिखाएगा। वो दोनों ही इस बात पे काफी खुश हो जाते हैं। उन दोनों ने एक्साइटेड होकर टेबल पे काफी सारे पैसे रख दिए और कहने लगे कि ये उनकी सिंसेरिटी है। वोनवा मना करते हुए बताता है कि उन्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों कहने लगे उसे पैसे ले लेने चाहिए। उसकी मेथड्स के आगे ये कुछ भी नहीं है। वोनवा भी वहीं बैठा उनकी बातें सुने जा रहा था। तभी किसी ने चिल्लाकर फिजिशियन को पुकारा। वो तीनों ही उस तरफ देखने लगे। एक आदमी बताता है कि प्रेफेक्चुरल ऑफिस से एक मिलिट्री ऑफिसर यहां आया है। मिलिट्री ऑफिसर की बात सुनकर वोनवा हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसे यहां क्या काम होगा। तभी एक आर्मर पहना हुआ आदमी भागते हुए क्लिनिक में घुसा और फिजिशियन बॉन्ग को बुलाने लगा। उसने उन्हें ग्रीट करते हुए सीरियस टोन में कहा कि उन्हें फिजिशियन की जरूरत है। माउंटेन बैंडिट्स से लड़ते हुए काफी सोल्जर्स इंजर्ड हो गए हैं और वो अभी मर रहे हैं। ये एक इमरजेंसी है, इसलिए प्लीज थोड़ा जल्दी करें। फिर से बैंडिट्स के बारे में जान के वो तीनों ही सीरियस हो गए। सियोक ने कहा कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बॉन्ग उसे जल्दी चलने को कहते हैं। तभी पीछे से उन्हें वोनवा बुलाता है। उसने कहा कि वो भी उनके साथ आना चाहेगा। उसकी बात सुन दोनों ही फिजिशियंस ने सोचा कि अगर वोनवा उनके साथ आए तो उन्हें उसका मेडिकल आर्ट अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। ये तो वाकई अच्छा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाई देता है। इस वादी का नाम है मासॉक वैली। वो मिलिट्री ऑफिसर रास्ता दिखाते हुए तीनों फिजिशियंस को कैंप की तरफ ले जाने लगता है। वोनवा ने वहां बैठे घायल लोगों को देखकर सोचा कि क्या अब तक ज्यादा घायल हुए पेशेंट्स यहां नहीं पहुंचे? यहां बैठे लोगों को तो बस छोटी सी चोटें ही लगी है। तभी उसे एक टेंट में से कुछ लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई दी। उसने अंदर जाके देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां जो पेशेंट्स थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो बुरी तरह से घायल थे और पूरे टेंट में उन्हीं की कराहटें सुनाई दे रही थीं। वोनवा ने जो सोचा था वो सही था। उन लोगों ने जो पेशेंट्स मरने वाले हों उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रखा था।
तभी पीछे से फिजिशियन बोंग अंदर आए और बताया कि वो लोग इन पेशेंट्स को ट्रीट बाद में करेंगे। सियोक ने भी अंदर आते हुए उनकी बात में हामी भरी और कहा कि दूसरे पेशेंट्स को पहले ट्रीट करना बेहतर होगा, लेकिन वोनहुआ ने उनकी बात ना मानते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें सबसे पहले अर्जेंट पेशेंट्स को बचाना चाहिए। सियोक ने उसे समझाते हुए कहा कि वो लोग इन पेशेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। बोंग ने भी बताया कि इसी वजह से इन पेशेंट्स को यहां इकट्ठा किया गया है। तभी कोई बंदा अपना हाथ बढ़ाकर वोनहुआ का पैर पकड़ लेता है। उस सोल्जर के पेट में तीर फंसा होता है और वो वोनहुआ से अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वोनहुआ ने उस आदमी का घाव देखते हुए सोचा कि ये पेनिट्रेटिंग वूंड नहीं बल्कि स्टैब वूंड है। अगर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसने उसका पेट खोला तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसने अपना सारा ध्यान इस पेशेंट पे लगा दिया तो वो बाकी के पेशेंट को बचाने का चांस खो देगा। काश वो उस एक्सरे विजन को अपनी मर्जी से यूज कर पाता। उसने अफसोस जताते हुए अपनी आंखें भींच ली, पर तभी उसके सामने वो एक्सरे विजन ओपन हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि यह सही में काम कर गया। तीर उस बंदे के ऑर्गन्स को नहीं लगा था, लेकिन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन कट हो चुका था। अब वोनहुआ के पास उसका पेट खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी उस आदमी ने वोनहुआ को आवाज लगाई। उसने मुश्किल से अपना मुंह खोलते हुए कहा कि वो जीना चाहता है। इतना कहते ही वो तुरंत बेहोश हो गया। वोनहुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि वो उसे बचाकर रहेगा। उन्होंने उस आदमी को टेबल पे लिटा दिया। वोनहुआ ने उसकी पल्स चेक करते हुए सोचा कि सांसें और पल्स स्टेबल है, इसका मतलब कि एनेस्थीसिया इफेक्टिव है। उसने कहा कि अब वो पेशेंट का पेट खोलेगा। उसकी इस बात पर सियोक और बोंग हैरान रह गए। वोनहुआ ने अपना सर्जिकल नाइफ निकाला और उस आदमी का पेट खोलने लगा। उसे बिना किसी हेजिटेशन के किसी का पेट चीरते देख उन दोनों फिजिशियंस के पसीने छूटने लगे। वोनहुआ ने कट लगाने के बाद अपना हाथ उस आदमी के पेट में डाल दिया। वो अपनी उंगलियों से कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वो एरो हेड मिल गया। उसने कहा कि उसने फॉरेन बॉडी को रिमूव कर दिया है। अब वो इस आदमी के स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिच करेगा। उसकी बात सुन दोनों ही फिजिशियन फिर से चौंक गए। सियोक ने मानने से इनकार करते हुए कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिच करना क्या पॉसिबल भी है। वोनहुआ ने उससे पेट खुला रखने में मदद करने के लिए बोला और बोंग को एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाते हुए पेट के अंदर से खून रिमूव करने को कहा। वो दोनों भी मास्क पहन के रेडी हो गए। वोनहुआ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मन ही मन कहा कि वो इस आदमी को बचाकर ही रहेगा। उसने बाकी दोनों फिजिशियंस को बताया कि अब वो शुरू करने जा रहा है। उन दोनों ने भी कहा कि वो तैयार है। ऐसे ही उन तीनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। सर्जरी के दौरान उस आदमी का काफी सारा खून बह रहा था। वोनहुआ उसके इंटेस्टाइन सेट करके टांके लगाने लगा। सियोक अभी भी हैरान यही सोच रहा था कि वो ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की बात से ही सरप्राइज था, लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी। क्या ऐसा मेडिकल आर्ट किसी इंसान के लिए पॉसिबल भी है? तभी वोनहुआ ने बताया कि सर्जरी पूरी हो चुकी है। उसने अपना सर्जिकल नाइफ वापस रखा और मास्क हटाते हुए चैन की सांस लेने लगा। फिर वो पानी की मदद से अपने हाथ अच्छे से साफ करने लगा। उसने सियोक और बोंग को थैंक यू बोलते हुए कहा कि उन दोनों की मदद से ही ये काम इतना आसान हो पाया, लेकिन उन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने वोनहुआ से उसका मेडिकल आर्ट सीखने का पूरा मन बना लिया था, फिर चाहे उन्हें हजारों गोल्ड कॉइन्स ही क्यों न देने पड़ जाए। वहीं वोनहुआ फिर से अपना मास्क लगाते हुए उनसे और लोगों की जान बचाने के लिए चलने को कहता है। ऐसे ही रात हो जाती है। जंगल में पेड़ों के बीच एक बंदा घोड़े पे सवार होकर अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। ये बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल इंचो होता है। उसके पीछे एक कैरेज में एक घायल बंदा बैठा था, जिसके की लेफ्ट पैर की थाई में एक गहरा घाव लगा होता है। इंचो परेशान होकर मन ही मन सोच रहा था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रूप लीडर लिम बैंडिट्स के द्वारा घायल हो जाएंगे। ये अच्छा नहीं हुआ। वो काफी टैलेंटेड है और उसे फ्यूचर में और भी काम करने होंगे। इंचो ने पीछे मुड़कर दर्द से जूझ रहे लिम की तरफ देखते हुए सोचा कि शायद अब काफी देर हो चुकी है। ये काफी मुश्किल होगा। इंचो अफसोस जताने लगा। थोड़ी देर बाद वो कैंप पहुंच जाता है। उसने आवाज लगाकर अपने घोड़े को रोका और उससे नीचे उतरते हुए कुछ देखने लगा। वहां पर बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। इंचो ने सोचा कि आखिर बैटल के बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा कि क्या वो लोग पागल हो चुके हैं? अभी बैटल के वक्त वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सुन सब लोग उस तरफ देखने लगे। तभी एक सोल्जर उसे लेफ्टिनेंट चो कहते हुए भाग के आने लगा। वो इंचो को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि बात वैसी नहीं है, वो लोग तो बस फिजिशियंस को देख रहे थे। इस पर इंचो भी हैरान हो गया। उस सोल्जर ने आगे बताया कि वो जो यंग फिजिशियन आया था वो तीर लगने से मरने की कगार पे खड़े सोल्जर को भी बचा ले रहा है, और ऐसा वो चौथी बार कर रहा है। उसकी बात सुन इंचो को वो रात वाली बात याद आ जाती है जब उसे 20 साल से छोटे लड़के का बार वाला इंसिडेंट बताया गया था। वो हैरान होकर सोचने लगा कि क्या वो फिजिशियन अभी इधर ही है? अगर ये बात सच है तो वो शायद ट्रूप लीडर लिम को भी बचा सकता है। उसने तुरंत ही पीछे खड़े सोल्जर्स को ट्रूप लीडर लिम को टेंट के अंदर ले जाने का ऑर्डर दिया।
वोनहुआ को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई जो कह रहा था कि ये अर्जेंट है, जल्दी करो। इंचो टेंट के अंदर घुसते हुए फिजिशियन को बुलाने लगता है। वोनहुआ भी इतना शोर सुनकर पीछे देखने लगा। वहां इंचो और उसके सोल्जर्स ट्रूप लीडर लिम को लिए अंदर आ रहे थे। उसे वहां देखकर सियोक और बोंग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो भागते हुए उसकी तरफ जाने लगे। वोनहुआ को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन दोनों ने ग्रीट करते हुए पूछा कि लेफ्टिनेंट चो यहाँ क्यों आए। ये नाम सुनकर वोनहुआ सोचने लगा कि क्या ये वही इंचो है जिसे द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ वॉर की तरह जाना जाता है। वो भी उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है और बताता है कि वो हुआ फैमिली से है। इंचो उसे देखकर हैरान होते हुए सोचने लगा कि इतना यंग लड़का फिजिशियन कैसे हो सकता है। उसने वोनहुआ को बताया कि उसने सुना था कि वोनहुआ के पास ग्रेट मेडिकल आर्ट है। उसने लिम की तरफ इशारा करके वोनहुआ से पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। वोनहुआ ने सीरियस होकर कहा कि वो सबसे पहले उसके घाव चेक करेगा। इतना कहकर वो लिम की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि लिम की थाई पे एक गहरा घाव था। उसकी रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ठीक थी। फिलहाल के लिए अगर सिर्फ खून बहना रोक दिया जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। पीछे से इंचो ने पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। वोनहुआ ने जवाब दिया कि घाव क्रिटिकल है, लेकिन अभी भी होप है। इंचो ने सरप्राइज्ड होकर पूछा कि क्या यह सच है, क्या वो उसे सही में बचा सकता है। वोनहुआ के हाँ में जवाब देने पर वो उसे जल्द से जल्द लिम को ट्रीट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वोनहुआ ने वहां से जाते हुए कहा कि इस आदमी को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी और पेशेंट्स भी हैं। उसकी बात पे इंचो हैरान रह गया और उसे पकड़ते हुए पूछने लगा कि बाद में ट्रीट करने से क्या मतलब। उसे इसे अभी के अभी ट्रीट करना होगा। वोनहुआ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर लिम का इलाज अभी नहीं हुआ तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर उसने अभी लिम का इलाज किया तो बाकी के पेशेंट्स मर जाएंगे। क्या लेफ्टिनेंट चो ये चूज करना चाहेंगे कि अपने किन सबॉर्डिनेट को मारना है। उसकी बात का इंचो के पास भी कोई जवाब नहीं होता। उसकी पकड़ वोनहुआ पे से छूट गई और वोनहुआ वहां से जाते हुए उसे इंटरफियर ना करने को और टेंट से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को बचाना है। तभी एक सोल्जर लेफ्टिनेंट का नाम चिल्लाते हुए टेंट में आ पहुंचा। उसने इंचो को बताया कि विलेज में फिर से बैंडिट आ चुके हैं और वो छोटी बच्चियों को उठा रहे हैं। इंचो ने वहां से जाते हुए कहा कि वो इस जगह को वोनहुआ के हाथों में छोड़ रहा है। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना होगा। वोनहुआ ने स्माइल देते हुए कहा कि ऑफ कोर्स। वहीं सियोक और बोंग की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने वोनहुआ से पूछा कि उसने लेफ्टिनेंट से ऐसे बात क्यों की, क्या होता अगर वो उसे मार देता तो। वोनहुआ ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पेशेंट्स को बिना प्रॉपरली ट्रीट हुए मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन सियोक और बोंग कहने लगे कि क्या उसे पता नहीं है कि लेफ्टिनेंट के फादर एक जनरल है। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सके। वोनहुआ उनकी बातों से इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से से उन्हें पूछा कि क्या वो उससे लात खाकर बाहर जाना चाहते हैं। वो दोनों ही डरते हुए ना कहने लगे। ऐसे ही रात में काफी टाइम बीत जाता है। हमें एक विलेज का सीन दिखाई देता है जहां कुछ घायल और मरे हुए लोग जमीन पर पड़े थे और उनके बीच इंचो के सोल्जर्स अपना काम संभाल रहे थे। वहीं कुछ लोग लेफ्टिनेंट चो के लिए चीयर्स कर रहे थे। तभी वहां एक सोल्जर आया और इंचो को बताने लगा कि जिस ट्रूप ने बाकी बचे बैंडिट्स को पकड़ा था वो सक्सेसफुली वापस पहुंच चुके हैं। इंचो उन्हें जल्दी करने को बोलता है क्योंकि उन्हें सनराइज से पहले वापस पहुंचना था। इतना कहकर वो घोड़ा हाँकने लगा, लेकिन तभी उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसके राइट पैर के तलवे के नीचे घाव लगा हुआ था। पीछे खड़े सोल्जर ने चिंतित होते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है। इंचो ने कहा कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मन ही मन कहने लगा कि उसने सोचा नहीं था कि बैंडिट्स ने बूबी ट्रैप्स बिछाए होंगे। उसे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। उसने अपने सोल्जर्स को वहां से चलने का ऑर्डर दिया। उसने सोचा कि ये बस एक छोटा सा घाव है, इसलिए इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ एक पेशेंट का इलाज कंप्लीट करके अगला पेशेंट लाने को कहता है। वहां खड़े सोल्जर ने बताया कि अब वहां कोई क्रिटिकली इल पेशेंट्स नहीं बचे। ये सुनकर वोनहुआ खुश हो गया। बाकी दोनों फिजिशियंस भी चैन की सांस लेते हुए कहने लगे कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि उन्होंने कितने पेशेंट्स का इलाज किया था। तभी वोनहुआ ने पूछा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उसने बाहर की ओर इशारा करके कहा कि उन्हें अब बाहर वाले पेशेंट्स को चेक करना होगा। इसके बाद हमें लेफ्टिनेंट चो का टेंट दिखाया जाता है। किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए कहा कि फिलहाल के लिए ट्रीटमेंट हो चुकी है। इंचो को अभी भी दर्द हो रहा था। उसके सामने खड़े आदमी ने बताया कि घाव गहरा नहीं है, लेकिन चूंकि यह घाव लोहे से लगा है इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। इंचो उसे ठीक है कहता है और फिर थैंक यू बोलते हुए जाने की इजाजत देता है। वो आदमी भी उसे आराम करने का बोलकर निकल जाता है। वहीं इंचो के मन में काफी कुछ चल रहा था। उसने खुद को बहलाने की कोशिश करते हुए सोचा कि यह बस एक छोटा सा ही घाव है, ये ठीक हो जाएगा, उसे मेटालिक पॉइजनिंग नहीं हो सकती। वहीं वोनहुआ बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे टेटनस परेशान कर रहा है।
अगर उसके पास पेनिसिलिन होता तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती, लेकिन इस ईरा में तो वो बस सपने में ही मिल सकता है। शायद उसे उन लोगों को ब्लू मोल्ड ही खिला देना चाहिए जो पेनिसिलिन के इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। उसने सब लोगों को एक टेंट में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी बात ध्यान से सुनने को कहने लगा। उसने कहा कि जो भी पेशेंट कट या स्टैब या फिर किसी भी तरह से मेटल से हर्ट हुए थे, वो उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें मेटलिक पॉइजन हो सकता है। मेटलिक पॉइजन की बात सुन के वहां बैठे सब चौंक गए। वो डरते हुए पूछने लगे कि अगर ये टीटनस है तो क्या उन्हें अपने बॉडी पार्ट काट नहीं देने चाहिए। वोन्हुआ ने समझाया कि वैसा ना करना पड़े, इसीलिए उन्हें मेटलिक पॉइजन प्रिवेंट करना होगा। वोन्हुआ ने मन ही मन सोचा कि ऐसे काफी सारे फूड होते हैं जिनमें ब्लू मोल्ड लगता है, लेकिन अगर उन्हें केयरलेसली खाया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे सबसे सेफ खाना यूज करना चाहिए। उसने वहां बैठे लोगों से पूछा कि उनके पास हॉर्स का मोल्ड हो चुका मिल्क तो होगा ही, राइट? उन्हें बस अपनी आंखें बंद करके दिन में एक बार वैसा ब्लू मोल्ड लगा हुआ एक बोल माइल्ड पी जाना है। वो आपस में बात करने लगे कि क्या उन्हें हॉर्स का बिगड़ा हुआ मिल्क पीना होगा, क्या होगा अगर उनका पेट दर्द करने लगा तो। तभी वोन्हुआ ने एक बड़ा चाकू दिखाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उनके अंग सड़ गए तो वो उन्हें काट देगा। सारे लोग डरते हुए कहने लगे कि वो लोग पिलेंगे। वोन्हुआ उन्हें भरोसा रख के दिन में एक बार उसे ट्राई करने को कहता है। वहीं बाहर खड़ा इंचो सब कुछ सुन रहा था। वोन्हुआ ने आगे कहा कि यह टेटनस के लिए इफेक्टिव होगा। उसकी बात पर चौंकते इंचो को टेंट में घुस गया और पूछने लगा कि क्या यह सच है। उसे वहां देख वोन्हुआ भी सरप्राइज्ड हो गया। वहीं इंचो ने पूछा कि क्या यह सच है कि हॉर्स का बिगड़ा हुआ मिल्क मेटालिक पॉइजन के खिलाफ इफेक्टिव है। वोन्हुआ ने बताया कि हाँ, यह सच है कि उससे किसी तरह टिटानस प्रिवेंट होता है। फिर इंचो ने फिजिशियन बॉन्ग को देखते हुए पूछा कि क्या इसने जो कहा वो सच है। बॉन्ग ने ऑनेस्टली जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में एग्जैक्टली तो उसे भी नहीं पता, लेकिन वोन्हुआ की कैपेबिलिटीज देखने के बाद उसे लगता है कि वो इफेक्टिव होगा। इंचो ने वोन्हुआ से पूछा कि क्या बिगड़ा हुआ खाना खाने से उनका पेट खराब नहीं होगा। भले ही वो टीटनस के खिलाफ इफेक्टिव हो, लेकिन अगर उससे कुछ और डिजीज हो गई तो क्या वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने वोन्हुआ को सर्टेन होकर जवाब देने को कहा। वोन्हुआ ने कुछ सोचा और फिर कहा कि टेटनस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आसानी से ठीक किया जा सके। वो ये तो नहीं कह सकता कि हॉर्स मिल्क से टेटनस पक्का प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इससे पेशेंट के सर्वाइव करने के चांस थोड़े भी बढ़ जाए तो वो ना सिर्फ सड़ा हुआ मिल्क बल्कि जहर भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। वोन्हुआ का डिटर्मिनेशन देख इंचो दंग रह गया। उसने वहां से जाते हुए कहा कि वो उसकी बात समझ गया। वहीं वोन्हुआ ने उसे देखते हुए सोचा कि उसने पहले भी ऐसे लोग देखे हैं जो इंचो की तरह एक्ट करते थे। क्या इंचो को भी ये हुआ है? उसने उसे लेफ्टिनेंट कह के पुकारा और पूछने लगा कि क्या परहैप्स उसे भी मेटेलिक पॉइजन हुआ है। उसकी बात सुन इंचो ने कोई जवाब नहीं दिया। वोन्हुआ ने कहा कि वो इस बारे में डिस्कस करना चाहता है। वो सोचने लगा कि उसकी पिछली जिंदगी में भी उसने ऐसे लोग देख रखे हैं जो अपनी डिजीज छिपाने की कोशिश करते थे। वो या तो इसलिए उसे छिपाते थे क्योंकि उन्हें वो एम्बैरेसिंग लगता था, या फिर वो किसी पर्सन को छिपाने की कोशिश करते जिन्हें ये डिजीज हुई हो। उसने इंचो से पूछा कि क्या उसके आसपास कोई ऐसा है जिसे टिटानस हुआ हो। इंचो आसमान को देखते हुए गहरी सांस छोड़ता है। उसने बताया कि उसके बड़े भाई को मेटलिक पॉइजन हुआ है। कुछ दिन पहले फिजिशियंस ने उन्हें बताया था कि उन्हें उसकी एंकल काटनी पड़ेगी। वोन्हुआ ने सोचा कि सिर्फ एंकल काटना इफेक्टिव नहीं होगा, ये आखिरी ऑप्शन होता है, इसलिए उन्हें घुटनों तक काटना चाहिए। कुछ डेंजरस हो जाए उससे पहले उन्हें कुछ करना चाहिए। उसने इंचो को बताया कि एंकल काटना इनफ नहीं होगा, उन्हें उसके वर्स होने से पहले घुटनों तक काट देना चाहिए। इंचो ने गुस्सा होते हुए बैरिकेड पे हाथ दे मारा। उसने कहा कि वोन्हुआ को टेटनस के बारे में काफी जानकारी हो सकती है, लेकिन उसके बड़े भाई का इलाज इस रीजन के सबसे बेस्ट फिजिशियन कर रहे हैं, इसलिए उसे जल्दबाजी में कुछ भी जज नहीं करना चाहिए। वोन्हुआ ने उसे समझाते हुए कहा कि वो जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन इंचो ने उसकी बात इग्नोर करते हुए उसे जाकर अपना काम करने को कहा। उसकी बात पे वोन्हुआ अनॉयड हो जाता है, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ठीक है कहकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद इंचो उस मरीजों वाले टेंट पे पहुंच गया। वो पर्दा हटाकर टेंट के अंदर जाने लगा। वहां काफी सारे पेशेंट्स लेटे हुए थे। ये देखकर हैरान इंचो सोचने लगा कि क्या वोन्हुआ ने इतने सारे लोग बचाए थे। भले ही वो यंग हो, लेकिन उसमें स्किल्स तो है। तभी उसे वहां ट्रूप लीडर लिम दिखता है। वो दंग होकर उसके पास बैठ गया। वो सोचने लगा कि ये जिंदा कैसे बच गया। उसने अपनी आंखों से उसका पेट चीरता हुआ देखा था। ऐसे बंधे को वोन्हुआ ने कैसे बचा लिया? तभी लिम अपनी आंखें खोलने लगा। वो लेफ्टिनेंट चो को वहां देखकर बैठने लगा, लेकिन इंचो ने उसे आराम से लेटने को कहा क्योंकि वो ऑलमोस्ट मर ही चुका था। लिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब वो जिंदा है। इंचो ने अपने पीछे खड़े सोल्जर से पूछा कि क्या इसे वोन्हुआ ने बचाया था। उस सोल्जर ने हाँ में जवाब दिया।
इंचो मन ही मन सोचने लगा कि वोनवा ने तलवार से कटे आदमी को, तीर लगे आदमी को, भाला लगे आदमी को और अब तो पेट कट चुके आदमी को भी बचा लिया। अगर उसने ये खुद की आंखों से ना देखा होता तो उसे यही लगता कि ये किसी इमॉर्टल के मिरेकल्स हैं। वोनवा उसने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बेटर है। ऐसे मेडिकल आर्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद वो उसके बड़े भाई को भी बचा सकता है। फिर हमें कुछ दिन बाद उसी बस्ती का सीन दिखाई देता है। वोनवा अपने सामने रखे एक चीज के टुकड़े को देखकर सोचता है कि उसने इसके अंदर हर्बल मेडिसिन का मोल्ड डाल दिया था। वो उसे उठाते हुए मन ही मन मोल्डी निकलने की रिक्वेस्ट करता है। उसने उस चीज के 2 टुकड़े कर दिए। वो अंदर से हरा हो चुका था। वोनवा ने खुश होते हुए सोचा कि बढ़िया, ये मोल्ड हो गया। ओबो ने उसके पीछे से झांकते हुए पूछा कि उसने इतनी रियर चीज को बिगड़ने क्यों दिया। वोनवा ने उसे बताया कि ये मोल्ड लोगों की जिंदगी बचाएगा। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि अब उसे और ज्यादा मोल्ड बनाना होगा और फिर उसे रिफाइन करके कलेक्ट करना होगा। इसके बाद वो उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पक्का पकड़ पाएगा। ये सोचते हुए वो काफी खुश हो गया। लेकिन तभी इंचो के साथ हुई बात याद करके उसने सोचा कि अगर पेशेंट ही ट्रीट होने से मना कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकता। तभी हमें इंचो का घर दिखाई देता है। वहां बैठे उसकी माँ किसी को देख रही थी। ये इंचो का बड़ा भाई होता है जो कि दर्द से कांप रहा था। वहीं बाहर खड़ा इंचो आंखों में आंसू लिए अपनी बेबसी पे गुस्सा हो रहा था। उसका बड़ा भाई बोल में कुछ लिए पीने लगता है। इंचो ने सोचा कि बिगड़ा हुआ हॉर्स मिल्क पीने के बाद कुछ दिनों तक उसके भाई की कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन इससे वो कंप्लीटली क्योर नहीं हो रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख इंचो की माँ भी काफी सफर कर रही थी। वो अपनी मेड के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। तभी वो रुक कर इंचो से फिजिशियन सॉन्ग को अंदर लाने को कहती है। इंचो ने उन्हें कहा कि उस फिजिशियन के पास उसके बड़े भाई को ट्रीट करने की स्किल नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि लेकिन वही फिजिशियन है जिसने उसकी हालत सबसे ज्यादा ठीक की थी। वो किसी अनजान पे कैसे भरोसा कर सकती है। इंचो कहने लगा कि अब इस चोह्योन लैंड पे ऐसा कोई फिजिशियन नहीं बचा जो उसके बड़े भाई को बचा सके, लेकिन शायद वोन हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि वो किसी को जानता है जो टिटनस का इलाज कर सकता है। उसकी माँ पूछने लगी कि क्या ये सच है, वो कहाँ है। इंचो ने बताया कि वो यही चोह्योन में ही है। उसकी माँ ने चिल्लाकर किसी से तुरंत ही घोड़ा तैयार करने को बोला। वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए उसे पोलाइटली लाना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उनके वहां से चले जाने के बाद इंचो मन ही मन अपनी माँ से इस मैटर को वाइजली हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। फिर हमें उस बस्ती का सीन दिखाई देता है। वोनवा वहीं घर के बाहर बैठा कुछ कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक घोड़ा आकर रुका। उस पे से एक मिलिट्री ऑफिशियल उतरकर भागते हुए वोनवा की तरफ आने लगा। उसने वोनवा को बताया कि लेफ्टिनेंट चो का बड़ा भाई क्रिटिकली बीमार है, इसलिए प्लीज जल्दी चलो। वोनवा उसे थोड़ी देर रुकने को बोलकर तुरंत घर में भागा। उसने भागते हुए टेबल पे रखी एक बोतल उठाई और उसे देखकर सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि थोड़ा पेनिसिलिन किसी तरह इकट्ठा हो चुका है। वो भागते हुए जाकर घोड़े पे बैठ गया और उसे चलने को बोलने लगा। मिलिट्री ऑफिशियल ने तुरंत ही घोड़ा दौड़ा दिया। पीछे बैठा वोनहुआ सोच रहा था कि उसे एंकल कटने की बात सुने ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके थे। उसे उम्मीद है कि अभी भी इनफ टाइम बचा हो। थोड़ी ही देर में वो लोग चो मैंशन तक पहुंच गए। वहां अंदर काफी सारे सर्वेंट्स अपने बीमार यंग मास्टर के लिए सामान लेने यहां वहां भाग रहे थे। इंचो घर से बाहर आकर वोनवा को अंदर आने के लिए कहता है। वो अपने पैर से थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। वोनवा ने ये बात तुरंत ही नोटिस कर ली। वो उसके पैर को देखकर सोचने लगा कि क्या उसे भी इंचो उसे पहले अंदर आने को कहता है। वोनवा उसे फॉलो करते हुए अभी भी उसके पैर को ही देखे जा रहा था। उसने खुद से कहा कि क्या पता शायद वो कहीं फिसल गया हो, इसलिए उसे जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो दोनों उस कमरे तक पहुंच गए। इंचो ने दरवाजा खोलते हुए बताया कि वो फिजिशियन को लेकर आ चुका है। उसकी माँ ने उसे अंदर आने को कहा और बोलने लगी कि वो इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, लेकिन फिर वो यहां वहां देखते हुए पूछने लगी कि वो कहाँ है। इंचो ने वोनहुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लड़का ही वो फिजिशियन है जिसकी वो बात कर रहा था। इस बात पे उसकी माँ थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अपने बड़े भाई की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर छोड़ेगा। इंचो ने समझाते हुए कहने लगा कि भले ही ये यंग हो, लेकिन ये एक ग्रेट फिजिशियन है। उसने खुद उसे ऐसे सोल्जर्स को बचाते हुए देखा है जिनका सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं था। उसकी माँ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि चूंकि ये इतना दूर आया है तो वो कुछ ज्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा जो कि अभी 20 साल का भी ना हो उसे उसके बड़े भाई को हैंडल नहीं करने देगी। वहीं वनवा सोचता है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इंचो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मेडिकल आर्ट्स में एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनके पास चोहियो का सबसे बेस्ट फिजिशियन सॉन्ग है। वो फिलहाल उन्हीं का इलाज देखना चाहेगी। इंचो भी अब उन्हें कुछ नहीं कह पाता। वोनवा भी उन्हें ग्रीट करते हुए वापस जाने की बात करता है। तभी इंचो का भाई दर्द से कराह उठा। वो काफी दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी।
वो और उसकी माँ तुरंत ही उसके भाई के पास जाने लगे। वो अपने भाई को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वोन्हवा ने यह सब देखा। वो वहां से निकलते हुए मन ही मन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। वोन्हवा को उस बस्ती तक छोड़ते हुए वो मिलिट्री ऑफिशियल उससे माफी मांगने लगा। वोन्हवा ने कहा कि इसके लिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मिलिट्री ऑफिशियल ने आगे कहा कि उनकी मैडम काइंड और वाइज हुआ करती थी, लेकिन उनके बड़े बेटे के साथ ऐसा होने के बाद वो काफी सेंसिटिव हो गई है। वोन्हवा ने सोचा कि एक पेरेंट का इस तरह की सिचुएशन में वैसे रिएक्ट करना नॉर्मल है। उसने उस ऑफिसर को बताया कि उससे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका यंग मास्टर प्रॉबली कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बच पाएगा। उसकी बात सुन वो शॉक्ड रह गया। वो वोन्हवा से कहने लगा कि अगर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है तो क्यों ना वो उसका इलाज करे। वोन्हवा ने कहा कि वो तो क्या, बल्कि कोई भी आ जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा। उसकी बात पे वो ऑफिसर हैरान रह जाता है। वोन्हवा ने आगे बताया कि ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट जो अपने पैर पे लंगड़ा रहे थे, क्या परहैप्स वो भी लोहे से घायल हुए हैं। उस ऑफिसर ने बताया कि जहां तक उसे पता है इंचो बूबी ट्रैप से घायल हुए थे, लेकिन वो कोई बड़ा घाव नहीं है। वोन्हवा ने सोचा कि यानी उसका शक सही था। उसने कहा कि तो फिर शायद लेफ्टिनेंट चो को भी ऑलरेडी टीटेनस लग चुका है, तो प्लीज फिजिशियन से उनको भी चेक करवा लेना। उसकी बात पे वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वोन्हवा उस बस्ती वाले घर में लोगों को ट्रीट कर रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से काफी सारा शोर सुनाई देने लगा। इससे वोन्हवा और वो पेशेंट दोनों ही चौंक गए। कोई किसी को बस कुछ और नीडल्स के लिए रुकने को बोल रहा था। वोन्हवा ने इरिटेट होकर सोचा कि वो इस जगह पे ही क्यों पिग कैच कर रहा है। उसकी वजह से उसने अभी ऑलमोस्ट गलत जगह एक्यूपंक्चर कर दिया होता। वो घर में से बाहर निकल आया। वहां बॉन्ग एक पिग को स्टिच करने की कोशिश कर रहे थे। वोन्हवा उनके पास खड़ा होकर कहने लगा कि लगता है वो काफी मेहनत कर रहे हैं। बॉन्ग ने बताया कि वो मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए मेहनत करना जायज है। वोन्हवा उससे इरिटेट हो चुका था, लेकिन फिर भी हंसते हुए पूछता है कि लेकिन क्या उसको ये इधर ही करना जरूरी है। बॉन्ग ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा कि एक सर्टेन बंदा है जो उसे कुछ सीखा नहीं रहा और उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही, इसीलिए उसे ये करना पड़ रहा है। वोन्हवा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो एक बार उस सर्टेन बंदे से उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए क्यों नहीं पूछते। बॉन्ग ने कहा कि ये पिग तो वैसे भी मरने ही वाला है। अगर वो इसे इधर करेगा तो कम से कम बेचारे विलेजर्स को पेट भर के खाने को तो मिलेगा। वोन्हवा भी उसकी बात सुन मुस्कुराने लगा। उसने बॉन्ग के पास बैठकर कुछ समझाना शुरू किया। वो उसे ठीक से स्टिचिंग करना सिखाने लगता है। थोड़ी ही देर में स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। बॉन्ग ने शिकायत करते हुए कहा कि उसने ये कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। वोन्हवा ने उन्हें समझाया कि एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ग ने पूछा कि लेकिन अगर वो स्लो करेंगे तो क्या पिग मर नहीं जाएगा। वोन्हवा ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्टिचिंग में गलती की थी। इस पर बॉन्ग अनॉयड हो जाता है, लेकिन वोन्हवा उसे अपना काम ठीक से करने को कहता है। थोड़ी देर बाद बॉन्ग ने एक वेसल को सक्सेसफुली स्टिच कर दिया। वोन्हवा भी ये देखकर इंप्रेस्ड हो गया, लेकिन तभी उनका ध्यान पिग पर गया तो वो तो बेचारा निपट चुका था। बॉन्ग ने इरिटेट होते हुए कहा कि उन्होंने ऑलमोस्ट कर ही दिया था। वोन्हवा ने भी कहा कि वो काफी क्लोज थे, वो उसे बचा सकते थे। वहीं इन मैंशन में किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इंचो किसी का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से पूछ रहा था कि तूने तो बोला था कि तू उसे बचा सकता है। वो फिजिशियन कहने लगा कि उसने तो अपना बेस्ट किया था। इंचो ने पूछा कि क्या ऐसी सिचुएशन में यही उसका जवाब है। वो अभी भी उस फिजिशियन को सुनाए जा रहा था। वहीं उसकी माँ बदहोश सी उसके बड़े भाई को देख रही थी। फिजिशियन बताता है कि मेडिसिन गॉड खुद भी उसे नहीं बचा सकते थे। इंचो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। तभी उसकी माँ उन्हें बाहर निकलने को बोलती है। वो इंचो को भी बाहर जाने को कहती है, वो भी अभी के अभी। उनकी बात सुन वो दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए। इंचो ने गुस्से से पिलर पे मुक्का मार दिया। वो अपने आप को कोसते हुए कहने लगा कि उसे वोन्हवा से अपने भाई का इलाज करवाने के लिए अपनी माँ को थोड़ा और समझाना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि उसका खुद का पैर भी काफी सूज चुका था। ऐसे ही शाम हो जाती है। वोन्हवा के क्लिनिक के आगे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे और भी कुछ लोग भागते हुए वहीं आ रहे थे। वोन्हवा भी उनके साथ वहीं बैठकर खा रहा था। तभी उसे पीछे से बॉन्ग देखने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो ग्रेट फिजिशियन है। वोन्हवा मुंह में खाना भरे पूछने लगा कि उन्होंने अभी क्या कहा। बॉन्ग ने उसे ऐसे देख सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कोई बंदा वोन्हवा को बुलाता है। वो अपने घायल साथी को सहारा देते हुए पूछता है कि क्या वोन्हवा इस बंदे को ट्रीट कर सकता है। उसने मेडिसिनल हर्ब्स खोजते वक्त गलती से लोहे की स्पाइक पे पैर रख दिया था। लोहे की स्पाइक सुनकर वोन्हवा भी उसका पैर चेक करने लगा। बॉन्ग ने बताया कि उसे तो ये टीटनस लग रहा है। वोन्हवा ने भी उनकी बात पे अग्री किया। टीटनस का नाम सुनकर वो बंदा डर गया और पूछने लगा कि क्या वो मर जाएगा। बॉन्ग ने बताया कि सबसे पहले उसे PUS रिमूव करना होगा। अगर उसके बाद भी वो बेहतर नहीं हुआ तो उन्हें उसकी एंकल काटनी पड़ेगी।
लेकिन तभी वोनवा ने कहा कि उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अभी भी अर्ली स्टेज में है। उसकी बात सुन फिजिशियन बॉन्ग हैरान रह गए। वोनवा उस बंदे को ट्रीट करने के लिए रेडी होने लगा। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उस आदमी का घाव काफी हद तक हील हो चुका था। वोनवा ने उसे बताया कि ये काफी बेहतर हो चुका है। वहीं बॉन्ग ये देखकर पूरी तरह से हैरान